हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में MHI 104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया के यूनिट 7 और 8 की कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो इन दोनों यूनिट में हम अर्ली मिडिवल पॉलिटीज के बारे में जानेंगे पेनिसुला इंडिया रीजन में। ओके, तो पहले 7th यूनिट में हम 6 to 8 सेंचुरीज के इवेंट्स को कवर करेंगे और 8th यूनिट में 8 to 13 सेंचुरी के इवेंट्स को कवर करते हैं। अर्ली मिडिवल पॉलिटीज इन पेनिसुला इंडिया इन 6th to 8th सेंचुरी। ओके, तो इस यूनिट में हम बात करेंगे पेनिसुला इंडिया के बारे में, यानी विंध्यास के साउथ के रीजन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के बारे में। बस एक चीज़ ध्यान देनी है, उड़ीसा जो उड़ीसा है ना, वो यहाँ कवर नहीं किया गया है, इवन दो वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में इम्पोर्टेंट था। ओके, मेजर पॉलिटिकल पावर्स में हम देख लेते हैं दक्कन रीजन में चालुक्यास ऑफ वातापी, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, होयसालास और ककाथियास थे। ओके, और तमिल मैक्रो रीजन में पल्लवास, पांड्यास और चोलास प्रोमिनेंट थे। इस पीरियड की सिग्निफिकेंस क्या थी? तो नए नए रीजनल स्टेट्स बनने लग गए थे, ब्राह्मण्स ने नॉर्थ से साउथ माइग्रेशन किया और सोसाइटी का ब्राह्मणाइजेशन होने लग गया था। मैरिटाइम ट्रेड के थ्रू इंडियन कल्चर जो था वो बाहर भी जो है बाहर भी माइग्रेट कर रहा था। ओके, तो हिस्ट्री के सोर्सेस देख लेते हैं तो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस को स्टोन और कॉपर प्लेट पे, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु लैंग्वेजेस में, और चाइनीज पिलग्रिम्स जैसे कि फासियान और हुएनसांग, टी स्टिंग के अकाउंट्स से भी हम कई सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो मेजर किंगडम्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मैंने यहाँ पे आगे चल के बताऊंगी। खैर, यहाँ पे मेजर किंगडम्स और इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में मैंने एक चार्ट लगा दिया है। तो देखते हैं, पल्लवास में नॉर्दर्न तमिलनाडु, साउथ आंध्रा में फैले हुए थे ये। इनका कोर एरिया जो सेंटर एरिया था वो कांचीपुरम में था, और इनका जो मेन रूलर्स थे वो थे सिंह विष्णु, महेंद्र द फर्स्ट, नरसिम्हा द फर्स्ट। और इनका जो पल्लवास का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था चालुक्यास के साथ। पल्लवास ने नेवल एक्सपेडिशंस भी भेजे थे श्रीलंका तक। ओके, फिर पांडवास के बारे में देख लेते हैं तो साउदर्न तमिल रीजन में ये राज करते थे और मदुरई इनका सेंटर था। और काडुगोन और अरिकेसारी ये दो मेजर इनके रूलर्स थे, और इनका एक्सपेंशन तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने चोला डोमिनेशन को रेजिस्ट किया। उसके बाद चालुक्या ऑफ बादामी, ईस्टर्न चालुक्या और राष्ट्रकूटास के बारे में भी मैंने इसी तरह से जानकारी दे दी है। इनके रीजन, कोर एरिया की रूलर्स के नाम दे दिए हैं और एक्सपेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के भी बारे में बता दिया है। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस टेबल एंड इसको आप रेफर करके याद कर सकते हैं। मुझे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जब मैंने इतनी मेहनत से टेबल बना ही दी है तो। ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो अब इनके की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो पुलकेशिन द सेकंड और हर्षा का कॉन्फ्लिक्ट होता है। हर्षा ने दक्कन में इन्वेड करने की कोशिश की, बट पुलकेशिन द सेकंड ने उनको डिफीट कर दिया। फिर उसके बाद पुलकेशिन द सेकंड का पल्लवास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें पुलकेशिन ने कांचीपुरम जीत लिया और पल्लवास से कांचीपुरम अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन बाद में पल्लवास किंग नरसिम्हा द फर्स्ट ने रिटेलिएट करके बादामी कैप्चर कर लिया। ओके, पल्लवा पांडवा राइवलरी भी होती है। उसके बाद तमिलनाडु में दोनों के बीच बार बार बैटल्स होते रहते थे, और उसका भी एक जिक्र मिलता है हमको सोर्सेज में, और बुक में भी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। तो यू कैन हैव अ लुक एट इट, अदरवाइज इतना भी मेंशन करना काफ़ी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेवल एक्सपेडिशंस के बारे में। तो इन्होंने श्रीलंका तक इंटरफेयर किया, लोकल सक्सेशन इशू लोकल सक्सेशन के इशू को भी इन्होंने संभाला, और काफ़ी जो है पावर इनकी फैली हुई थी। किसकी? पल्लवा पांड्या की। तो मोनार्किकल पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं। रूलर्स का सिस्टम बेसिकली हेरिडिटेरी होता था, यानी राजा का बेटा राजा बनता था। पर जब कभी हेरिडिटेरी रूल फॉलो नहीं होता था तो फैमिली डिस्प्यूट और सिविल वॉर्स स्टार्ट हो जाते थे। किनशिप की लेजिटिमेसी कैसे बनाई जाती थी इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अपनी लीनियज को डिवाइन या मिथोलॉजिकल एंसेस्टर से जोड़ दिया जाता था। संस्कृत में प्रशस्तीज यानी कि प्रेजेस लिखवाते थे अपने बारे में राजा लोग, और ये ब्राह्मण स्कॉलर्स के थ्रू करवाते थे। इंपॉर्टेंट वैदिक रिचुअल्स करते थे, जैसे कि अश्वमेध, हिरण्यगर्भ वगैरह वगैरह। स्पेशल केस में जो है पल्लवास ने अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय बोला था, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का कंबाइंड स्टेटस अपने आप को बताया था। ओके, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल के बारे में देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स होती थी। आहार, वैश्या, राष्ट्र, नाडु जैसे
कम जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट, तालुक जैसे सब डिविजन्स होते थे, ओके। और ऑफिशियल्स का सिस्टम था, विषयापति डिस्ट्रिक्ट को हेड करते थे, राष्ट्रपति नाडु विद्यावन को हेड करते थे, वगैरह वगैरह, ओके। गमुंडा विलेज लेवल ऑफिसर होता था, जो कि चालुक्य किंगडम में पाया जाता था, ओके। रेवेन्यू के मेन सोर्सेस होते थे लैंड टैक्स मेनली, तो अलग अलग प्रोफेशनल टैक्सेस भी होते थे, जैसे कि गोल्डस्मिथ, वीवर, कैटल कीपर, ये सभी लोगों को डिफरेंट टाइप के टैक्सेस पे करने पड़ते थे। मैरिज टैक्स, हाउस टैक्स, टोल टैक्स भी लगाया जाता था। ब्रह्मदेय सिस्टम में ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिए हुए थे, और मतलब इस तरह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इरिगेशन, ये सभी सिस्टम्स को भी बढ़ाया जाए। अगेन टेबल बना करके, तो किंग्स रोल क्या होता था, वो सुप्रीम अथॉरिटी होते थे, हेरिडिटेरी रूल होता था, और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स या राइटिंग्स के थ्रू उसको लेजिटिमाइज किया जाता था, ओके। की ऑफिशियल्स अमित्या, मिनिस्टर, सेनापति, मिलिट्री लीडर, विश्यापति या राष्ट्रपति या नाडु विवायान रीजनल गवर्नर्स होते थे। आर्मी कॉम्पोजिशन में इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, लिमिटेड नेवल फोर्सेस, पलवा हैड अ नेवी अदर देन, उसके बाद नहीं थे। तो ये सभी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर में टैंक इरिगेशन पॉपुलर था, और लैंड ग्रांट्स वगैरह होता था। डिफॉरेस्टेशन करते थे ताकि टू ब्रिंग दैट एरिया अंडर कल्टिवेशन। रेवेन्यू सोर्सेज में लैंड, प्रोफेशन, मैरिज, सेल्स, टोल, सॉल्ट, हर चीज पे ही टैक्स था लगभग। तो इट वाज नॉट कि राजा अति कर रहे थे, बट टैक्सेस वर देयर, ओके। विलेज गवर्नेंस भी थी। तो ये आप टेबल में लिखा हुआ है, इस तरह से ज़्यादा आसानी से है। फिर देख लेते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस बिटवीन 6 टू 18 सेंचुरी, सॉरी 8 सेंचुरी। तो इसमें हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है कि ट्रेडिशनल व्यू ऐसा कहता है कि इंपेरियल स्टेट्स थे और वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जबकि मार्क्सिस्ट मॉडल, मतलब मार्क्सिस्ट मॉडल में बिलीव करने वाले लोग जैसे कि आर एस शर्मा कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, और मॉरियंस के बाद जो है कोई यूनिटी नहीं रह गई थी, और लैंड ग्रांट्स की वजह से सामंतवाद का उदय उदय हुआ। फ्यूडेटरी चीफ्स जो है बड़े पावरफुल बन गए, इस वजह से किसी तरह की यूनिटी नहीं थी इतनी ज़्यादा। फिर थर्ड है इंटीग्रेटिव थियरी देने वाले लोग, वीडी चट्टोपाध्याय जिसमें आते हैं। उन्होंने कहा कि सामंताज जो थे वो फ्यूडल लॉर्ड नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल नेटवर्क का हिस्सा थे, और जो मेन पावर होती थी वो किंग के पास होती थी, वो ब्रह्मदेया टेम्पल नेटवर्क इसके थ्रू मैनेज करते थे, और सामंत जो थे वो किंग्स के अंडर में रहते थे। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ डेक्कन पॉलिटीज। तो इसमें ऐसा है कि कोई बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेकिन आर्मी सबके पास होती थी। मिलिट्री कंट्रोल जो है रीजनल चीफ्टेंस के अंडर में रहता था। टेम्पल, ब्रह्मदेय, ये सभी जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते थे, और इनको राजा जो है हेड करता था। तो समरी पे पहुंच गए हम, क्योंकि अभी हमको दूसरी यूनिट भी देखनी है इसी लाइन में। रीजनल स्टेट्स का फॉर्मेशन डेक्कन और तमिलनाडु में हुआ। फिर वॉरफेयर और माइग्रेशन ने एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया। पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्किकल था, बट काफी डिसेंट्रलाइज्ड था। ब्रह्मदेयाज सेटलमेंट्स और टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटीज ग्रेजुअली अग्रेरियन और हायरार्किकल सोसाइटीज में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो ऐसा भी हम देखते हैं। सो व्हेन यू आर रीडिंग द बुक एंड टेकिंग नोट्स फ्रॉम दिस, सो आई हैव फुल बिलीव कि ये जो नोट्स हैं मेरे वाले, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उन चीज़ों को समराइज करके रिलेट करने में, और टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इसके बाद आपको अपने हिसाब से नोट्स लेने चाहिए, लिखने चाहिए, और उसको जो है आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट करना है। चलो हम नेक्स्ट यूनिट पे आ गए हैं, अर्ली मिडिवल पॉलिटीज। इसमें हम 8 टू 13 सेंचुरी में क्या चेंजेस आए समाज में। तो रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुई, ये तो हम जानते ही हैं। अब इसमें तीन जो है मेन किंगडम्स के बारे में चर्चा होगी: पांड्याज ऑफ मदुरई, चेराज ऑफ महोदयापुरम, और चोलाज ऑफ तंजौर। तो ये किंगडम्स थोड़े कॉमन इंडियन पैटर्न्स को करते हैं, लेकिन अपनी यूनिक साउथ इंडियन वेरिएशंस के साथ, ओके। इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। तो पहले तमिलकम एरिया में थर्ड बीसीई से थर्ड सीई में वाले एरिया में सोसाइटी में अभी रेगुलर टैक्सेशन या आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और सोसाइटी थोड़ी सिंपल और चीफडम लेवल पे ऑर्गेनाइज थी। तो ट्रांजिशन के बाद क्या हुआ कि लो एग्रीकल्चर ने रिवर वैलीज में बूम कर दिया। प्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, सब कुछ बढ़ने लगे। नॉन कल्टिवेटिंग एलिट जो कि फार्मिंग करते नहीं थे और प्रोडक्शन कंट्रोल करते थे, उनको भी उभार दिया। इस ट्रांजिशन की वजह से उनका भी लेवल अप हो गया, ओके। ब्राह्मण्स का माइग्रेशन हुआ और नए पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने लग गए। 7th सेंचुरी आते आते तक पांडवा, पालया और चोलास और चेरास जैसे मोनार्किकल स्टेट्स जो है एस्टैब्लिश हो गए थे, और ये सभी अपने अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन को कंट्रोल भी करते थे। तो आगे देखते हैं रॉयल एस्टैब्लिशमेंट में। देखते हैं तो किंगशिप वाज हेरिडिटरी।
आवर पेरेनियल जो पिता से बेटे मतलब का सिस्टम होता है ना, उस तरह का सिस्टम था। तो पल्लवास, पांड्यास, चोलास में, लेकिन चेरास में हो सकता है कि मतलब मैट्रिलिनियल ट्रेडिशन भी रहा हो, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन है सॉरी चेरास को लेकर के। ओके, लेजिटिमेसी बिल्ड करने के लिए किंग्स अपने लीनिएज सूर्य वंश या चंद्र वंश से जोड़ देते थे। पल्लवास ने अपने ब्रह्मा क्षत्रिय अपने को मतलब ब्रह्म क्षत्रिय आइडेंटिटी बताया, और लिटरेचर और प्रशस्तिज के थ्रू किंगशिप का ग्लोरिफिकेशन भी किया जाता था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी डेवलप की थी, लेकिन हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि क्या ये फुली सेंट्रलाइज्ड थे या नहीं। तो दैट्स अ टॉपिक फॉर डिबेट। हाँ, फिर उसके बाद फंक्शनरीज मतलब लोकल असेंबलीज वगैरह होती थी, तो लोकल लेवल पे भी थोड़ा कंट्रोल रहता था। लैंडेड मैग्नेट्स एज स्टेट एजेंट्स में देखते हैं तो 10th सेंचुरी के आसपास लैंडेड मैग्नेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे, और स्पेशली इन द कावेरी डेल्टा रीजन। तो टाइटल जैसे कि उदयान, वेलान, रैयान ईटीसी यूज होने लग गए थे, और किंग्स के नाम के प्रेफिक्स के साथ अपने टाइटल लगवाने लग गए थे लोग, जैसे कि राजा पल्लव और रैयन। ओके, तो इन्हीं मैग्नेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस मिलती थी, अधिकारी या दंड नायका वगैरह बन जाते थे ये। तो राजा वन के टाइम में ये लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में आ गए थे, और मिड 12th सेंचुरी के बाद थोड़ा डिक्लाइन आया और मैग्नेट्स का जो पावर था वो कम होने लग गया था। ओके, तो अ, फिर देखते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिए हैं लोगों के और उनके रोल क्या होते थे। जैसे कि अरैयान का हाई रैंकिंग नोबल होते थे, और ये दंड नायका मिलिट्री ऑफिसर होते थे, श्री कल्याण रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। तो ये थोड़े से पोस्ट्स के नाम और उनका रोल क्या होता था, ये आप खुद से याद करें, आपके लिए तो रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था स्टेट का। कट्टा माई करके टैक्स होता था, वो लैंड टैक्स होता था। ओके, या फिर रेंट टैक्स। कुट्टी माई करके ऑक्यूपेंसी टैक्स होता था, जो कि वेरियस प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने वाले लोगों को पे करना पड़ता था। देन वेटी यानी कि फोर्स्ड लेबर टैक्स होता था, ये टाइम के साथ खत्म हो गया था। ओके, तो रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो चोला पीरियड में प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ना एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, पूरा फुराऊ अरित तैनिक कलाम। ये नाम बड़ा डिफिकल्ट है, पर रट लेने के बाद अगर आप आंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद देखते हैं मिलिट्री एंड पुलिस के बारे में। तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी इन लोगों की, लेकिन वो चीफ्स जो होते थे राजाओं के अंडर में, वो एक तरह से कोई ना कोई फोर्स मेंटेन करके रखते थे, आर्मी या फिर वॉलंटियर्स जो है, मर्सनरीज, लोकल मिलिशिया, ताकि वो वॉर के टाइम पे किंग की हेल्प के लिए उसका यूज कर सके। ओके, और इनके पास चोलास के पास खास करके एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। साउथ ईस्ट एशिया तक इन्होंने बड़े बड़े अच्छे एक्सपेडिशंस किए थे। तो कोई पुलिस फंक्शन नहीं था प्रोफेशनल इनके पास, कि सेपरेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो। और ये जो इनके पास थोड़े बहुत फोर्सेस होती थी ना, वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी थी। लोकल चीफ्स के बारे में जान लेते हैं, तो फिर ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे, और ये लोग रूलर्स के कोर्ट अटेंड करते थे, ट्रिब्यूट देते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस भी क्रिएट करते थे, ताकि अपनी पोजीशंस भी सिक्योर कर सके और खुद को राजा के साथ मिला करके दोनों पार्टीज को स्ट्रांग बना सके। ओके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं, तो नाडू करके एक एरिया होता था, वो नॉन ब्राह्मण एग्रीकल्चरल विलेज के ग्रुप होते थे। ओके, ब्राह्मदेयास होते थे ब्राह्मण विलेज, जिनको सभा गवर्न करती थी। और नगरम करके ट्रेड कॉपरेशन होते थे, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्लम के क्रिश्चियन ट्रेडर्स। ओके, तो ये कॉमर्स और पॉलिटिक्स दोनों में इन्वॉल्व रहते थे। और आइडियोलॉजी और रिलीजन के बारे में जानते हैं, तो रिलीजन और सोशल ऑर्डर का डीप कनेक्शन था। टेम्पल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स बन गए थे, और भक्ति मूवमेंट ने सोशल हायरार्की और किंगशिप को डिवाइन सपोर्ट दिया। लेकिन भक्ति मूवमेंट ना लिबरेट करने के भी बहुत काम आया। अगर भक्ति मूवमेंट को आगे चल के हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका समाज पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। टेम्पल्स में एम्प्लॉयमेंट और लैंड मैनेजमेंट दोनों होता था। फिर कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव्स ऑन अर्ली मिडिवल साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो अलग अलग हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। जैसे कि नीलाकांत शास्त्री कहते हैं कि चोला एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज था, बट मॉडर्न हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि ये एग्जेजरेशन है। ओके, उसके अलावा फिर बर्टन स्टेन कहते हैं कि सेगमेंट्री स्टेट मॉडल हुआ करता था इंडिया में, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में उस टाइम पे, और डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया उन्होंने दिया कि डिसेंट्रलाइज था स्टेट। अगेन उसके बाद इंडियन फ्यूडलिज्म थियरी में एमजीएस नारायणन और केशवन वैल्यू थॉट कहते हैं कि फ्यूडल फीचर्स हाईलाइट करते हैं कि लैंड ग्रांट्स और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में काफ़ी फ्यूडल एलिमेंट्स होते थे।
तो ये भी अंडर डिबेट है। ओके, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ कंडक्ट करी गई ख़ास करके नोबोरो कारासिम्हा के द्वारा, और इन्होंने डेटा ड्रिवन एपिग्राफी एनालिसिस से रियल पिक्चर्स जो है समझाई कि उस टाइम का हिस्ट्री और सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कैसा था। तो ये सभी हिस्टोरियंस और इनके थोड़े वर्क्स के बारे में लिखना बहुत अच्छा रहेगा। समरी अब देख लेते हैं तो किंगशिप था, लेकिन लोकल पावर का भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट थी। लैंड एंड मैग्नेट्स और लोकल असेंबलीज नाडू सभा नगरम काफ़ी पावरफुल थे, और रेवेन्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स और हायरार्किकल था। भक्ति मूवमेंट और टेम्पल नेटवर्क ने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथेन किया और समाज को भी पॉजिटिव दिशा दे करके मतलब समाज का भी लोगों का उत्थान किया। ओके, तो ये था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करा करो, और ये वीडियो को थोड़ा अपने मतलब दोस्तों वगैरह के पास सर्कुलेट करो, ताकि और भी लोग इन्वॉल्व हों इस चीज़ को देखने के लिए। तब जा कर के थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ओके, टू वर्क हार्डर ऑन दीज थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।